ये तस्वीरें आसाम से आ रही हैं। आसाम में इस समय बाढ़ के हालात हैं। देश भर की तमाम जो चर्चाएं हैं उसके बीच में आसाम के हमारे भाई बहन जो इस पूरी बाढ़ से प्रभावित हैं, बहुत सारे आसाम के वो क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से लगते हैं, यानी कि कहा जाए तो पूर्व उत्तर के जो क्षेत्र हैं आसाम के, उसके कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इस बाढ़ के चलते 50 से अधिक लोगों की जान गई हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। आसाम में 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, ये हेडलाइंस हैं। कुछ अखबारों में डेथ काउंट 66 बताया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए रिलीफ के नाम पर बीजेपी ने फिलहाल लॉन्च करने की खबर दी है। भाजपा सरकार है और सवाल यह है कि आसाम में हर साल बाढ़ क्यों? असल में हर बार जब भी मानसून आता है और आसाम का नाम ना आए, ये रेयर ही लगता है। हां, कभी कभी वो अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देता है या वो कीर्तिमान स्थापित करता है कि पिछली बार ऐसा नहीं था। लेकिन आसाम लगातार, इवन सरकारी वादों में भी, अमित शाह जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है 2021 का, जब उन्होंने ये कहा कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। तो ऐसा क्या है जिसको नहीं किया जा रहा? अगर कर दिया होता तो शायद बाढ़ ही ना आती। तो क्या बाढ़ मानव निर्मित है या फिर बाढ़ का प्रबंधन अभी हो नहीं पाया है? इन तमाम सवालों को आज के इस सत्र में डिस्कस करेंगे। आसाम के अगर हम और अच्छे से अंदर एंट्री करें तो एक चीज जो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं वो ये कि आसाम बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है। आसाम के साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि अन्य जितने भी राज्य जिनको आप पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, वो सब आसाम से सीमा साझा करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए यह राज्य है। इस राज्य को अगर मैं अलग अलग कलर कोड्स में दिखाऊं तो फिलहाल जो ये आप पिंक कलर कोड में देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आसाम का। ये कौन सा क्षेत्र है? जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीधा संपर्क में आ रखा है। अरुणाचल प्रदेश के कारण क्यों? क्योंकि असल में जो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पीछे से होते हुए, हिमालय के पीछे से होकर, यानी कि भारत के उत्तर में तिब्बत की तरफ से होते हुए जो रिवर ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर आसाम में और आसाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है। इस जगह एंट्री पॉइंट के आसपास ये जितने भी तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवनगर, जोरहट, माजुली, लखीमपुर, गोलाघाट, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। क्या केवल ब्रह्मपुत्र इतने क्षेत्र में फैली हुई है? नहीं, असल में एक तरफ हिमालय है और एक तरफ हिमालय के साथ साथ पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, मानसून की बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र से मिलकर के जुड़ने वाली जो सहायक नदियां हैं, जैसे इस क्षेत्र के अंदर बराक नदी, लगभग 40 से अधिक ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जहां से ब्रह्मपुत्र का अंदर पानी जा रहा है, यानी कि एक तरह से कैचमेंट एरिया भी है ये ब्रह्मपुत्र का। तो ऐसे में जब पानी उन नदियों का इस नदी में पहुंचता है तो तेज बारिश के चलते इन आसपास के क्षेत्रों के अंदर इस स्थिति को देखा गया है। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 5 जिलों में 5,24,700 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। यह आसाम प्रबंधन का है। सबसे ज्यादा जो जिला प्रभावित है वो चराईदेव है, जहां पर लगभग 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में बताए गए हैं। भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं यहां पर लगातार सर्विसेज दे रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं उनसे आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। लोग अपने खाने पीने के अनाज को लेकर के, अपनी तमाम प्रकार की पशुधन, अपने कृषि, अपने मवेशियों को, अपने संसाधनों को बचाते हुए रहे हैं। सवाल है साहब, बाढ़ होती क्या है? बहुत ज्योग्राफी का सिंपल सा कंसेप्ट है साहब कि अगर पानी हद से ज्यादा आ जाए, जिससे नदियों में उफान आए, अत्यधिक वर्षा हो, तो मतलब ये वो बात है जिसमें कि पानी का स्तर जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा आ गया, दैट इज बाढ़। लेकिन बाढ़ के प्रमुख कारण जो है ना, उसमें बारिश ही अकेली जिम्मेदार नहीं है, बारिश का गलत प्रबंधन भी बड़ा जिम्मेदार है। गलत प्रबंधन क्या है उस पर हम चलेंगे। फिलहाल के लिए नदियों का खतरे का निशान से ऊपर बहना, ये तमाम चीजों को आप देखते हैं। भारत के अंदर जहां तक बाढ़ की बात आए तो भारत में चाहे वो गंगा का बेसिन हो या गंगा का प्रभाव क्षेत्र हो या ब्रह्मपुत्र का, ये गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे देश के अंदर 60% वो एरिया कवर करते हैं जहां पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें बाढ़ की अधिक संभावनाएं देखी जाती हैं। विश्व में अगर बाढ़ की बात की जाए तो बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बाढ़ आती है। मरने वालों की संख्या के ऊपर भी अगर क्रम निकालें तो भारत में लगभग दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर हम आते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से अपने जान गंवाते हैं। भारत के अंदर प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो, उसके बाद में अगर देखा जाए तो असम घाटी, कश्मीर घाटी, पंजाब, हरियाणा, ये वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं। इनमें एक चीज कॉमन है और वो ये कहीं ना कहीं हिमालय से निकली हुई नदियां,
हिमालय से निकली हुई नदियां, या फिर वो तटीय नदियां जो कि हमारे मेजर दक्षिण भाग में निकलकर आ रही हैं, उन क्षेत्रों में जहां नदियां बह रही हैं वहां बाढ़ है। बाढ़ के प्राकृतिक कारणों में मानसून की वर्षा होना है, गाद का जमना, यानी कई बार नदी अपने साथ जब बहती है तो बहुत सारा सिल्ट पहाड़ों से मिट्टी लेकर के उतरती है। जैसे हमारा जो हिमालय है, ये हिमालय असल में मिट्टी से बना पर्वत ज्यादा है, पत्थर कम दिखाई दे रहा है, इसमें मिट्टी हमेशा लेकर आती है। जब आप ये गंगा का मैदान सुनते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, असल में हिमालय के साथ बहकर आई हुई मिट्टी है। मिट्टी जब आ रही है, पानी जब बारिश का आता है, तो नदी का जब बहाव देखते हैं तो नदी के बहाव में जो और सहायक नदियां आकर मिलती हैं या फिर जो पानी के स्रोत आकर मिलते हैं, वो अपने साथ हिमालय की मिट्टी को साथ ले आते हैं, और वही जो है मिट्टी जो हिमालय के अंदर भूस्खलन का जो कारण बनते हैं, लैंडस्लाइड का जो कारण बनते हैं, वो भी उनमें से एक मेजर कारण बनकर आता है। ठीक है साहब। बाढ़ के मानव जनित कारणों में सबसे बड़ा यह है कि पहाड़ों के ऊपर से जब आप पेड़ काट देते हो तो असल में पेड़ ही मिट्टी को पकड़ के रखता है। अब वनों की कटाई क्यों हो रही है, तो उसके पीछे है कि इन क्षेत्रों में अब डेवलपमेंट भी करना है, और डेवलपमेंट की शुरुआत सबसे पहले सड़कों से, टनल से, रेल पटरियों से या डैम्स के निर्माण से होती है। जब आप इनको निर्माण करने के लिए निकलते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ काटते हैं तो पेड़ कटने से उस क्षेत्र की जो मिट्टी को पकड़ के पेड़ खड़ा था, वो पेड़ हटा तो मिट्टी हटी, मिट्टी हटी तो वो मिट्टी साथ आ गई, और वो मिट्टी साथ जब पानी के आती है तो वो पानी के अंदर बही जो गाद है, यानी कि जो गदला पानी आप देखते हैं, मिट्टी जमेगी पानी की जमीन के अंदर, तलहटी में बैठती है। जब वो तलहटी में बैठती है तो जल का जो क्षेत्र है वो ऑटोमेटिक ऊपर उठने लगता है, यानी कि जल का जो तल है वो ऊपर उठने लगता है, क्योंकि मिट्टी नीचे जगह ले चुकी है। जब मिट्टी जगह ले चुकी है तो जल फैलाव ज्यादा होने लगता है, बहाव से ज्यादा फैलाव होने लगता है। कई बार इस तलछट को, सिल्ट को हटाने के सरकारी प्रयास भी होते हैं। जैसे हम जब कोलकाता की बात करते हैं, हुगली पोर्ट की बात करते हैं, तो जहाजों को अंदर लाने के लिए सिल्ट हटाना पड़ता है। गंगा भी बहुत ज्यादा तिलछट लेकर आती है। तो ऐसे में होता यह है कि इन क्षेत्रों को इस तरह से कि जल का स्तर बढ़ा, तो जल के बढ़े हुए स्तर को अब अगर दाएं बाएं जाने से रोकना है तो नदी के किनारे बॉर्डर बनाओ। लेकिन तेजी से आता हुआ पानी, आप डैम के किनारे तो बॉर्डर बना लेते हो, लेकिन नदी के किनारे बॉर्डर बनाने में नदी अपने साथ वेग भी लाती है, और जो वो वेग लेकर आती है तो वो बंधों को तोड़ देती है। तो ऐसे में नदी का एनक्रोचमेंट, नदी के कारण जो प्रभावित क्षेत्र है, वनों की अत्यधिक कटाई है, एंथ्रोपिक रीजंस बहुत ज्यादा बड़े रीजंस बनकर आते हैं, और इसी वजह से आप बाढ़ की खबरों को सुन पाते हैं। प्रबंधन के नाम पर क्या होता है, तो प्रबंधन के नाम पर सरकार कई बार कहती है कि हमने नदी के किनारे किनारे पूरी तरह से तटबंध बना दिए हैं, डैम के लिए तमाम सेफ्टी उपकरण बना दिए हैं, नदियों के ऊपर पहले ही डैम बना दिए जाते हैं ताकि ज्यादा बारिश आए तो पानी को रोक लिया जाए, फिर धीरे धीरे उसको रोका जाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना, वो यही कि आसाम जैसे क्षेत्र में बाढ़ के तमाम कारणों में मानसून को आप इग्नोर और क्लाइमेट चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके तमाम प्रयास धरे रह सकते हैं यदि मानसून में आपकी औसत से अधिक बारिश हो जाए। आसाम के केस में जो कहा जा रहा है वो यही कि यहां पर दशकों से बाढ़ की चर्चाएं रही हैं, और दशकों से बाढ़ की चर्चाओं में बीते 10 साल के अंदर 838 लोग आसाम में बाढ़ से जान गंवा चुके हैं। अगर आप रिपीटेशन देखें तो 1988, 98, 2004, 12, 19, 22, 26, लगभग 4 साल में औसत से अधिक बारिश यहां पर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहां की जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनके बहाव क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ की स्थितियां बनकर आती हैं। अगेन आप एक बार देख लें, यारलंग सांगपो के नाम से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में देबांग के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से आसाम में, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाती है, और यही नदी बांग्लादेश में भी कारण बनती है बाढ़ का। यह भी एक बड़ा रीजन बनकर आता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वाली बात, जिसमें कि वेदरिंग, इरोजन, ये सारे प्रोसेस समझ में आए कि यहां पर किस तरह से बाढ़ आती है। जहां तक बात हो बारिश की, तो बारिश राज्य में हर साल औसतन 2800 से लेकर 3000 मिलीमीटर दर्ज होती है। लेकिन जब बारिश की मात्रा बढ़ती है तो यहां पर बहुत सारी तेज बारिश भूमि कटाव करती है। भूमि कटाव के साथ साथ वनों की कटाई के कारण भी यहां पर ये स्थितियां बनकर आती हैं। तो मुझे जहां तक लगता है ये वो कारण है जिसके ऊपर चर्चा केवल बाढ़ के समय होती है। यही दुर्भाग्य है। अगर जिस समय बाढ़ नहीं है उस समय पर अगर इसका सही से प्रबंधन किया जाए तो निश्चित ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है। हालांकि चाइना भी अब जिस तरह से इस नदी के ऊपर डैम बनाने के प्रयास में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उसके द्वारा डैम बनाया जा रहा है, आने वाले टाइम में वो इससे भी बड़ी थ्रेट बनेगा। अगर
उस जल का इस्तेमाल वैसे ही किया जाना शुरू हुआ जिसका हमें डर है। मतलब आपके बारिश के समय पर ही वो डैम के गेट्स और खोल दे कि साहब जल हमसे संभल नहीं रहा, तो उस जल के तेज बहाव के चलते तमाम जो तटबंध हैं वो उनको और नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक ऐसी थ्रेट है जो जब भी ब्रह्मपुत्र की चर्चा होती है तब जरूर आती है। फिलहाल के लिए हमारा सभी का, जितने भी हमारे आसाम के भाई बहन हैं, उन सबके साथ इस बात को लेकर के भाव जुड़ा है कि आप सुरक्षित रहें, सजग रहें। उन सभी चीज़ों से पहले आप ये भी सजग रहें कि जब भी आप कोई एनक्रोचमेंट होता देखें तो सभी सार्थक रूप से उस चीज़ में अपनी पूरी मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसको करते हुए आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और सरकार से प्रयास यही कहे जाएं कि साहब आप फ्लड फ्री बनाने की कह रहे थे, आपका फ्लड फ्री अभी तक आसाम नहीं हुआ है, तो कृपया करके इस पूरे क्षेत्र में जो भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उन्हें किस तरह एग्जीक्यूट कराया जा सकता है उस पर तुरंत अमली जामा पहनाया जाए। फिलहाल के लिए सरकारी प्रयास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसी चीजों को तैनात कर तो दिया गया है, ये बेचारे अपने स्तर पर तमाम प्रयास बचाव के नाम पर करते हैं। सभी लोग फिलहाल के लिए आसाम के लिए प्रे कर रहे हैं, आप भी करिए। धन्यवाद।